तो देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम एक बार इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा और बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, और फिर अभी जल्दी से हम आ जाएंगे अपने जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो सबसे पहले क्वांटिटीज़ की बात करें तो दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं मैथमेटिक्स में भी, चाहे फिजिक्स का वेक्टर हो, लगभग पैरेलल ही है दोनों में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो लिख लेते हैं हेडिंग स्केलर क्वांटिटी। और ये बहुत इजी, सबको आइडिया होगा। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। और बहुत सारे फिजिक्स में आपने इसके एग्जाम्पल भी देखे होंगे। तो राइट डाउन अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड a quantity which has magnitude but no sense of direction is called scalar quantity। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो बहुत इजी से है, जैसे मास ले सकते हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। मास, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, कुछ भी आप बोल दो, एटसेट्रा। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, a quantity which has magnitude as well as direction in space is called vector quantity। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हो जाएगा वेलोसिटी, हो जाता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका नोटेशन बहुत इजी सा होता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पता होगा सबको। नोटेशन ऑफ वेक्टर। क्या करते हैं हम, वेक्टर को एक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, एक एरो से ड्रॉ कर रहा है, इसको हम बोलते हैं टेल और इसको क्या बोलते हैं, हेड। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके मैग्नीट्यूड को बताती है। और ये जो है ये इसके डायरेक्शन को डिनोट करता है। अगर इस डायरेक्शन में ये वेक्टर ए है, अगर इसका मैग्नीट्यूड और ये है तो ये ए है, तो अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ए वेक्टर कोई भी हमको गिवन है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। उसके बाद आता है इसमें काइंड्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो बहुत इजी से ये भी है। सबसे पहला लिख लेते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर इसको बोलते हैं।
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर, और इसको डिनोट भी 0 से ही करते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। A vector whose magnitude is 0 is called जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, सिंपल जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं, और जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये हो जाएगा डिनोटेड बाई दिस। ओके, यूनिट वेक्टर दूसरा एक और आ जाता है, यूनिट वेक्टर, ये भी आपने सुना होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाए। अब यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम यूनिट वेक्टर या फिर आइडेंटिटी वेक्टर ही बोल सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम यूनिट वेक्टर को n से डिनोट कर रहे हैं, इसको वैसे तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ईटा बोलते हैं, तो ये ईटा वेक्टर जो है वो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ ईटा, अगर हमने ईटा लिया हुआ तो ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी वैल्यू 1 नहीं बोल सकते आप, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल होगा। वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ईटा अपॉन मॉड ऑफ ए, कुछ भी बोल दो। और यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो आई जे के भी होते हैं। आई जो होता है वो किसका होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर जब लेना होगा, जब वाई एक्सिस का लेना होगा तो जे लेंगे, और जब जेड एक्सिस का लेना होगा तो के लेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख लेते हैं इस तरीके से, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, comma z axis are denoted by I, j, k respectively। ओके, फिर उसमें आता है एक इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर भी बहुत इजी होगा। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इक्वल हो, और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, और जो इनका डायरेक्शन है, दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो अगर ये दोनों चीज़ें किसी वेक्टर की इक्वल है तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, अगर उनका सेम इनिशियल पॉइंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये बहुत इजी सी बातें थी, बहुत छोटी छोटी सी, जो सबको पता होंगी। को इनिशियल का मतलब भी समझ में आ गया। फ्री वेक्टर का भी कई बार नाम आता है, फ्री वेक्टर, तो ये लिख लेते हैं, एक नया है हमारे लिए, फ्री वेक्टर। तो को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा वो को इनिशियल हो जाएंगे। तो फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट ही हमको पता नहीं है तो वो फ्री है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। बात क्लियर हो रही है? तो ये हो जाएंगे, यस सर। ओके। वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट स्पेसिफाइड,
आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। उसके बाद इसमें आता है आगे पैरेलल वेक्टर। ये सबको पता है, दो वेक्टर दो या दो से ज़्यादा जितने भी वेक्टर हैं, अगर वो पैरेलल लाइन जैसे हो गए वैसे ही पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे हम लाइक और अनलाइक वेक्टर देखते हैं, तो लाइक में डायरेक्शन सेम हो जाएगी, अनलाइक में डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको लिख लेते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी लिख लेंगे साथ में, कि दो वेक्टर को हम कैसे कोलिनियर प्रूफ करेंगे, तीन को कैसे कोलिनियर प्रूफ करेंगे। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें अगर हम, तो दो वेक्टर कब कोलिनियर होंगे? जब वो सेम डायरेक्शन में हो, या फिर पैरेलल हो, या फिर एंटी पैरेलल हो। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। Vector A and B are collinear if they have same direction. If they have same direction or are parallel or anti-parallel. ठीक है ना? तो दो वेक्टर ए और बी कोलिनियर कब होंगे? जब वो सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में होंगे, या फिर वो पैरेलल होंगे, या फिर एंटी पैरेलल होंगे। दोनों के लिए बात कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें दो वेक्टर को कभी भी कोलिनियर प्रूव करना है, तो टेस्ट अगर हमें कभी कोलिनियर वेक्टर का करना है, इफ टू वेक्टर A and B are collinear, देन हमें क्या याद रखना है? A वेक्टर को लैम्डा टाइम्स B वेक्टर अगर हमने प्रूफ कर दिया, तो ये हो जाएगा A और B दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, लैम्डा कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख लेंगे। लैम्डा जो है वो कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर थ्री वेक्टर को अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, जैसे मान लिया हमारे पास थ्री वेक्टर ए बी सी है, ठीक है, या तीन पॉइंट्स ए बी सी है, उनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, तो थ्री के लिए भी लिख लेते हैं। इफ थ्री वेक्टर या इफ थ्री पॉइंट्स, वेक्टर की बात करो या तीन पॉइंट्स की बात करो, बात देखिए। If 3 points A, B, C are collinear, देन हमें क्या प्रूव करना है? ए बी वेक्टर निकालना है, और उसको लैम्डा टाइम बी सी की इक्वल अगर हमने प्रूव कर दिया, ए बी वेक्टर निकालेंगे और बी सी वेक्टर निकालेंगे, और ए बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम बी सी हो। अच्छा, एक बात यहाँ पर और बता दूँ कि जैसे हमने यहाँ लिखा है ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, तो हम ये भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स। इसका मतलब सेम है दोनों का, ऐसा नहीं कि ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी ही होना चाहिए। कोई भी एक वेक्टर दूसरे का डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कोई भी लैम्डा कॉमन आ जाए सब में से, तो वो हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर। थ्री वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी सी तीन गिवन है, तो उससे पहले ए बी निकालेंगे और फिर बी सी निकालेंगे। ए बी और बी सी कैसे पता चलेगा, वो भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर उसकी बात करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर की बात करनी पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर ये भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अगर थ्री वेक्टर हमको या टू वेक्टर ओ ए गिवन है और ओ बी गिवन है, अगर ओ ए और ओ बी गिवन है, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, मीन्स ओ बी माइनस ओ ए। तो ये पोजीशन वेक्टर निकालने का मेथड होता है। ओ कोई भी एक पॉइंट है जो कहीं पर भी हम एज्यूम कर सकते हैं, स्पेस में कहीं पर एक पॉइंट ओ है, तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो अगर हमें ए बी निकालना है, ये ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी ओ बी माइनस ओ ए। और वो आता कैसे, वो भी बात करें अगर, तो अगर ओ ए को हम इधर भेज दें तो देखो ए बी तो यहाँ पर था, ओ ए यहाँ पर और आ गया, तो ये दोनों सेम हो गए, इसका फाइनल वाला और इसका इनिशियल सेम है। तो ये जो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर हम फर्स्ट वाले का फर्स्ट और लास्ट वाले का लास्ट ले लेते हैं, तो ये हमारा रूल हो जाता है। अभी हम आगे ट्रायंगल्स रूल पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो उसमें यही है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ये इस टाइप से होता है ना कि अगर हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी को अगर हम करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, ए सी के। तो यहाँ पर कैसे, कौन सा रूल अप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी। अब कई बार ऐसा होगा मैथ्स में कि हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है। अगर ये दोनों सेम है बी और बी, तो हम फर्स्ट और लास्ट को सीधे लिख लेंगे और ए सी वैक्टर बोल देंगे। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है ना, ये बी और बी सेम होने चाहिए, बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स लॉ भी बोलते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, अगर हम उनका डायग्राम नहीं बनाना चाहते, जैसे देखो पी क्यू है प्लस क्यू आर है प्लस आर एस है प्लस एस पी है, इस टाइप से कुछ दिया और कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे, हमारे पास डायग्राम नहीं है फिर भी हम ऐसे कर सकते हैं कि ये पी आर हो गया, पी आर और आर एस को ऐड किया तो पी एस हो गया, और पी एस और एस पी को ऐड किया तो पी एस और एस पी, तो ये पी पी हो जाएगा। अब पी पी वैक्टर की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि पी कोई एक पॉइंट होगा ना, और उसी पॉइंट से उसी पॉइंट को माइनस करोगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर हमारे पास डायग्राम नहीं भी है तो भी हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो ये लिखा हुआ है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही है। कोई भी दो वेक्टर को अगर हमें ऐड करेंगे तो रिमेनिंग उनका रिजल्टेंट जो है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, अगर इनको ऐड करना चाहे तो एक वेक्टर लिया। सर, हाँ बेटा बोलो। सर नोट डाउन करने दोगे? ओके ओके बिल्कुल। सर ये सब नोट डाउन कर दिया, स्केलर क्वांटिटी के बाद आपने जो पॉइंट लिखवाया था नोटेशन का वो नोट डाउन नहीं किया। ये हाँ सर, ये 1 मिनट रुक जाओ। डन सर, कंटिन्यू। ओके हो गया, चलिए आगे देखते हैं।
ये भी जो पैरेललोग्राम लॉ है वो बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ही है, बस जैसे ट्रायंगल को डबल करते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है, वही सेम यहाँ पर भी है कि अगर एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है, हमने दो साइड्स है ना, इन दोनों साइड्स को ए और बी से डिनोट कर दिया, तो इनका जो सम है वो इनके रिजल्टेंट को जो है वो डायगोनल से डिनोट करेगा। If two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, then their sum is represented by the diagonal of parallelogram. ये एक साइड है, अगर हम इसकी नेमिंग कर लें, ये ए बी सी और ये डी है, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट इसका है आर, वो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ओके if two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, then their sum is represented by the diagonal of parallelogram. R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसके बाद इसमें आता है सेक्शन फार्मूला, वो लिख लेते हैं नेक्स्ट आइटम। बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलता जुलता है ये भी, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, वही सेम यहाँ पर भी। एक वेक्टर एक गिवन है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता था x1 y1, और b गिवन है x2 y2, तो सेक्शन फार्मूला में इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न हमने पढ़ा था, तो वही है सेम यहाँ पर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अगर हमें वेक्टर ए ये गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है, अगर हमें सी वेक्टर निकालना है तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रेशियो एम और एन का गिवन है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। उसके बाद इसमें एक्सटर्नल में क्या हो जाता है, इंटरनल में रेशियो पॉजिटिव होता है और एक्सटर्नल में रेशियो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसमें सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी माइनस एन ए अपॉन
अपॉन m माइनस n। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, उसको करते जरा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स which divides the join of the point टू ए माइनस 3b and 3a minus 2b internally and externally in the ratio 2:3। ओके, सेक्शन फार्मूला के बाद बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला की। सेम वही है कि अगर दो वेक्टर हमको ए वेक्टर गिवन है और यहाँ पर बी वेक्टर गिवन है, और अगर हमें ये सी निकालना है तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। एक बार बहुत इजी सा क्वेश्चन जेई में ऐसा भी आया हुआ है कि जैसे हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और इसकी इस साइड की लेंथ गिवन थी, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ए बी गिवन है और ए सी गिवन है, और ये ए डी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में या फिर इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो ए डी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अगर इसका मिड पॉइंट है डी, अगर बी सी का मिड पॉइंट डी है तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2। इस टाइप का बहुत ईजी सा क्वेश्चन मिड पॉइंट फार्मूले से होने वाला पूछा गया, तो इसको भी बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो कभी भी मिड पॉइंट के बारे में बात करेगा तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना। मिड पॉइंट फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला होता है, इसमें ये m और n का जो रेशियो होता है वो यहाँ पर इक्वल गिवन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा ये मिड पॉइंट फार्मूले के लिए। तो देखो एक क्वेश्चन ये भी करते हैं, जरा लिखते हैं क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। ABCD is a parallelogram whose diagonals meet at P if O is a fixed point then OA plus OB plus OC प्लस OD, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। ए ऑप्शन में है OP, बी ऑप्शन 2OP, सी में है 3OP और डी में है 4OP। पी जो है वो डायगोनल जहाँ पर मीट करते हैं वो है पी पॉइंट।
ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके डायगोनल P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। O कोई भी एक पॉइंट है जो स्पेस पे कहीं पर भी है, जैसे हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं ना, OA, OB, OC और OD, तो ये O कहीं पर भी एक पॉइंट है, इसको हमने ले लिया, ये O है, तो ये OA है, ये OB है, ये OD है, और ये जो है वो OC है, और ये पॉइंट जो है वो OP है। तो इनके बारे में हमको बात करनी है। OA प्लस OB की वैल्यू या OA प्लस OC का कोई बन रहा हो तो हम देख सकते हैं कि भाई OA प्लस OC की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ समझ में आ रही बात कि नहीं? ओके, बिल्कुल सही है, 4 OP आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे A और C का जो है हमने पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो AP जो है वो PC की इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं OA प्लस OC इक्वल टू 2 टाइम्स OP, क्योंकि P इनका मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली OB प्लस OD की वैल्यू 2 टाइम्स OP हो जाएगी। ऐड कर देते हैं दोनों को, तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 OP के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ABCDE is a pentagon. ABCDE is a pentagon. Then the resultant of forces और जो फोर्स गिवन है वो कौन कौन से है, AB वेक्टर, कॉमा AE वेक्टर, BC वेक्टर, DC वेक्टर, ED वेक्टर एंड AC वेक्टर इज, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 AC वेक्टर, 3 AC वेक्टर, 4 AC वेक्टर और D है 9। एक पेंटागन हमको गिवन है, ठीक है। उसके रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जो AB की डायरेक्शन में है, AE की डायरेक्शन में है, BC की डायरेक्शन में है, DC की डायरेक्शन में है, ED और AC, इनका सबका सम बताना है कि क्या होगा। सर 2 टाइम्स AC। नहीं बेटा, और चेक करो, एक बार और चेक करो।
ये हमारा एक पेंटागन हो गया, ए बी सी डी और ये ए। देखो चेक करते हैं। मैंने वैसे तुम्हें बताया था कि हमें डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है, हम चाहे तो बिना डायग्राम के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले बिना डायग्राम के सॉल्व करते हैं, डायग्राम की हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि अगर ए बी लिखा है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, बी वाला कोई होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ए बी तो हमें मिल गया, ये देखो ए बी है, तो ए बी के साथ बी वाला बी सी मिलेगा, तो ए बी प्लस बी सी को एक साथ कर लिया। फिर ये हो गया ए सी। अब सी के साथ और कौन सा मिल सकता है, तो ए सी तो यहाँ मिल गया, और दोनों जो सेम हो सकते हैं, जैसे ये दोनों दिख रहे होंगे, एक है ए ई और उसी के साथ ए डी है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ए ई प्लस ई डी। और कौन सा बचा हमारा, एक बचा है डी सी और एक बचा है ए सी। एक बात तो कंफर्म है कि आंसर ए सी के टर्म में आ रहा है, तो इस ए सी को हमें टच नहीं करना है, ये जो ए सी है इसको टच नहीं करना। तो अब देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी क्या बन गया, ए सी। ए ई प्लस ई डी में ई सेम हो गया, तो ये क्या बन गया, ए डी। और ये डी सी और ये ए सी, ये डी और डी फिर सेम हो गया, तो ए सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर और प्लस ए सी वैक्टर, तो 3 टाइम्स ए सी वैक्टर हो गया। ओके, तो ये 3 टाइम्स ए सी बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं फिर। और हम चाहें तो डायग्राम में इनकी डायरेक्शन वगैरह, अगर ये सब्जेक्टिव आता है तो फिर हम इनका डायग्राम में डायरेक्शन ज़रूर बना लेंगे। जैसे ए बी है, फिर उसके बाद बी सी है, फिर ए ई है, फिर ई डी है और डी सी है और ए सी है, ये ए सी है। इन सब का सम हमें निकालना है, और आप चाहोगे तो उस तरीके से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं। एक और देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ 3 वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। द सम ऑफ द 3 वेक्टर, the sum of 3 vector determined by the medians of a triangle directed from the vertices is equal to what। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, मतलब 0 से 9 तक में इसका आंसर आएगा, 0 1 2 3 4 अप टू 9। आ रहा है कुछ समझ में, कैसे करेंगे बच्चों? कह रहा सम ऑफ 3 वेक्टर्स हमको निकालना है, और वो जो 3 वेक्टर है वो ट्रायंगल की मीडियन को डिनोट करता है जो वर्टिसेस से ड्रॉ की गई है। क्वेश्चन ये है हमारा, इनका हमें सम निकालना है। मतलब अगर हम डायग्राम बनाना चाहें
तो ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, तो हमें किसका सम चाहिए, एक AD का सम चाहिए, एक ये AD का सम चाहिए, एक ये BE का सम चाहिए और एक ये CF का सम चाहिए। AD, BE और CF, AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर, इसका सम निकालना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मीडियंस के बारे में यहाँ पर बात की थी। ये है कि अगर हमें AD की वैल्यू चाहिए तो AD की वैल्यू क्या हो जाती है, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अगर AD जो है वो मीडियन है तो हम क्या करते हैं, A को पोजीशन वेक्टर लेट करके AB प्लस AC डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। वही यहाँ पर तीनों में अप्लाई कर दो। आप पहले AD की वैल्यू ले लो, A को पोजीशन वेक्टर ले लो, फिर BE की ले लो तो B को पोजीशन वेक्टर, और फिर CF को लेंगे तो C को पोजीशन वेक्टर, और तीनों को जैसे ही आप ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आपका। तो हम AD को जब लेंगे तो AD वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB प्लस AC डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 को यहाँ ले आते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली 2AD के बाद अगर 2BE का नाम आएगा तो B के साथ C आएगा और B के साथ A डिवाइडेड बाई 2 को उधर ले गए। CF में क्या हो जाएगा, C के साथ A आएगा और C के साथ B आएगा, डिवाइडेड बाई 2 जो था वो मल्टीप्लाई में चला गया। ऐड कर देते हैं तीनों। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो AD प्लस BE प्लस CF, ये तीनों ऐड हो गए। यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं, एक AB वेक्टर आएगा, फिर AC BC प्लस BA प्लस CA वेक्टर और प्लस CB वेक्टर। तो ये AB वेक्टर प्लस का है। ये जो BA वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का AB। तो AB को हमने लिख दिया, BA को माइनस AB, फिर AC वाले को नोट किया तो CA वाले को नोट किया माइनस AC, और अब कौन सा बचा, BC। तो CB को हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ BC। ये सारे के सारे टर्म आपस में कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इजी से एग्जांपल्स थे जो ये मिड पॉइंट वाले थ्योरम को यूज़ करके हमको किए हैं। अब हम ज़रा और थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसको, सेंट्रॉइड की, इन सेंटर की, सरकम सेंटर की और ऑर्थो सेंटर की, जो कि ये भी हमने सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। अगर कोई एक ट्रायंगल गिवन है और उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, A गिवन है, B गिवन है और C गिवन है। A गिवन है x1 y1, B गिवन है x2 y2 और C गिवन है x3 y3। तो सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाता था, ये x और y में अगर बात करें तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और ये सेंट्रॉइड होता क्या था, जो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था उसी को हम सेंट्रॉइड बोल देते हैं। तो ये कंकरेंसी ऑफ क्या हो जाएगा, मीडियन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड को कंकरेंसी ऑफ मीडियन। तो सेम बिल्कुल वैसा ही वेक्टर फॉर्म में भी इसी को देख के ही बनाया गया, और ये डिराइव भी हो जाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिराइव किए भी हैं। अगर ये ABC है, ये A वेक्टर गिवन है और ये B वेक्टर गिवन है और ये C वेक्टर गिवन है, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। इन सेंटर क्या होता है? कंकरेंसी ऑफ, कैसे बनता है इन सेंटर बताओगे? कंस्ट्रक्शन भी आपने पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन में भी आपने ये पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो अगर 2D में अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हमें ABC गिवन है और अगर हमें इन सेंटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं? इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये बाइसेक्ट किया और ये C को बाइसेक्ट किया, जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो I पॉइंट हमें मिला है, जो इस पॉइंट पे D पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो I पॉइंट है इसी को हम क्या बोल देते हैं? इन सेंटर। ठीक है, और यहीं से फिर हम कंस्ट्रक्शन करके एक सर्कल बना देते हैं ये रेडियस को लेके, तो ये हो जाती है इन रेडियस। और इस इन रेडियस का फॉर्मूला भी आप सबको याद होगा, स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस का मतलब जो हीरोन्स फार्मूला में था, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट अगर हमें x1 y1 गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के x3 y3 है, और इनकी साइड की लेंथ भी गिवन है। ये ए गिवन है, ये सी लेंथ गिवन है और ये बी गिवन है। तो x इक्वल टू क्या फार्मूला होता था? ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और y इक्वल टू सेम ay1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा x और y के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। वेक्टर में भी यही काम करने वाले हैं, बस यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पे x और y दो कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, यहाँ पर सिंपल एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। इसकी लेंथ जो है वो BC है, इसका मॉडुलस को हम BC लेंथ बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ BC, या इसको हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है? अल्फ़ा। ये क्या है? बीटा। और ये क्या है? गामा। ये सेंटर ये इन सेंटर जो है I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी वेक्टर इंटू गामा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको क्या बोलेंगे आप? कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसको बोलेंगे कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जब हम इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो वो जहाँ पर कट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर, और उसके कोऑर्डिनेट का ये फार्मूला हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमने इसका डेरिवेशन वगैरह सब किया हुआ है।
उसके बाद इसमें आता है एक और, इन सेंटर के बाद आता है एक्स सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एक्स सेंटर के बारे में कोई आइडिया है किसी को? कुछ बताओगे इसके बारे में? एक्स सेंटर क्या होता है और एक्स सेंटर कितने होते हैं? ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक छोटा ट्रायंगल ABC है, इसकी साइड को प्रोड्यूस करा देते हैं। ये जैसे हमने इसकी साइड को प्रोड्यूस करा दिया और इसमें एक हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। ये तो ये हो गया एक जो बाहर की तरफ सर्कल बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। इस साइड को प्रोड्यूस करा दें AB को और ये AC को प्रोड्यूस करा दें, इस पे एक जो सर्कल बनेगा वो है एक्स सेंटर। तो इसका नाम हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2। और सिमिलरली अगर इसको भी प्रोड्यूस करा दें तो इसका जो सेंटर मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा I3। ठीक है। तो इनकी लेंथ जो है वो, अगर इसके कोऑर्डिनेट हमको x1 y1 गिवन है और ये x2 y2 गिवन है और C के कोऑर्डिनेट x3 y3 गिवन है, तो देखो इनके भी I1 I2 I3 के फॉर्मूले होते हैं। I1 के कोऑर्डिनेट अगर हमने x, y लेट किया तो ये क्या बन जाता है, ये हमने चलो इसको x और y लेट कर लिया, इसको x डैश y डैश लेट कर लेते हैं और ये x डबल डैश y डबल डैश। तो I1 के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा a, इसकी लेंथ को जो है हम a लेट कर लेते हैं, ये a है, ये b है और ये लेंथ c है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन सेंटर में जैसे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होता है, यहाँ पर a जो है वो माइनस साइन के साथ होगा। तो माइनस a x1, बाकी दोनों प्लस के, bx2 cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ये 2D में हमने पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। इसी से हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी बना देंगे बस। I2 में क्या हो जाएगा, a तो पॉजिटिव रहेगा, b नेगेटिव रहेगा, अपॉन a माइनस b प्लस c। ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। और I3 क्या बन जाएगा, a x1 प्लस bx2 माइनस, अब यहाँ पर आ जाएगा, पहले a में माइनस का हुआ, फिर b माइनस का हुआ, अब c माइनस का, cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c। ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a माइनस a प्लस b माइनस c। तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सॉरी एक्स सेंटर के, ठीक है ना। इन सेंटर के जैसे होते हैं सेम वैसे ही एक्स सेंटर के हैं, बस एक बार a को नेगेटिव लेना है, फिर एक बार b को और एक बार c को। तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, जब वेक्टर फॉर्म की बात होगी तो इसका जो I1 है वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स आर। जो I1 का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का
अब देखो यहाँ पर वेक्टर को जो है यहाँ पर मैं बना देता हूँ पहले तो। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ना ABC, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC। और जब इसको प्रोड्यूस करा रहा है ये, तो ये वाला जो बन रहा है इसका नाम है I1। तो ये साइड की लेंथ है, ये स्मॉल a है। अब वहाँ पर हमने वेक्टर को स्मॉल a लेट किया है, इसको वेक्टर को b लेट किया है, इसको c लेट किया है, तो ये लेंथ को हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। तो अब इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जो लेंथ है, जो कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा माइनस का a वेक्टर इंटू अल्फ़ा, b वेक्टर इंटू बीटा प्लस c वेक्टर इंटू गामा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जो ए बी सी का काम कर रहे थे ना, वो अल्फ़ा बीटा गामा काम कर। यहाँ पर जो साइड लेंथ बी सी है ना, ये बी सी जो है वो ए की इक्वल है, सी ए जो है वो बी की इक्वल है, और ए बी जो है वो किसकी इक्वल है, सी के। यहाँ पर जो बी सी की लेंथ है वो अल्फ़ा की इक्वल है। बी सी का जो मॉडुलस है वो अल्फ़ा की इक्वल, सी ए का मॉडुलस बीटा की इक्वल, और ए बी का जो मॉडुलस है वो गामा की इक्वल। तो ये I1 हो गया। I2 क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा माइनस बी बीटा सी गामा। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा। I3 में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अल्फ़ा प्लस बी वेक्टर बीटा माइनस सी वेक्टर गामा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। तो ये एक सेंटर हो जाएगा। सेम है बिल्कुल, उसी को देख के बनाया गया है, जो 2D में हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है एकदम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सरकम सेंटर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या है? सरकम सेंटर है, जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ABC है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, B के गिवन है, C के गिवन है, तो हम इसका ये जो साइड्स हैं इनका बाइसेक्टर करते हैं। ये जो साइड्स है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब करते हैं, तो ये जहाँ पर कट करता है उस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं, और उससे जो ये रेडियस है OA, OB और OC, ये तीनों इक्वल आ जाती हैं, और इनसे एक सर्कल बना देते हैं। तो इस सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, सरकम सर्कल, और इसके सेंटर को क्या नाम देंगे, सरकम सेंटर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद होगा आप कैसे इसको निकालते हैं। इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, एक बार मेथड में याद दिला देता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, O के कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे x और y। ये 2D का मेथड बता रहा हूँ, वेक्टर में भी यही सेम फॉलो होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। O के कोऑर्डिनेट x और y हो गए, तो हमें पता है कि OA, OB और OC ये तीनों रेडियस हैं। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये सरकम रेडियस बोलते हैं इसको, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे स्मॉल r का फार्मूला था, वैसे कैपिटल R का भी फार्मूला है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये भी आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABC क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। O के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम OA का वैल्यू निकालेंगे। OA कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। ये x1 y1 और ये है ये, अच्छा इसका नाम x1 y1 रखा है, तो इसका नाम x3 y3 रख लेते हैं, बल्कि x3 तक तो है ही है, x4 लेट कर लेते हैं।
या एक काम करो, इसको एक्स डैश वाई डैश लेट कर, या डायरेक्ट भी कर सकते हो कि क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली ओ बी की वैल्यू भी आ जाएगी और ओ सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ओ ए ओ बी ओ सी तीनों आ गए हमारे पास, और तीनों ही इक्वल होंगे क्योंकि ये तीनों ही सरकम रेडियस है आर। तो हम क्या करेंगे, एक बार ओ ए को किसकी इक्वल कराएंगे, ओ बी की इक्वल, उससे एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ओ बी को हम ओ सी की इक्वल कराएंगे और उससे भी एक्स और वाई में एक इक्वेशन बना देंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी, उससे भी एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो फिर यहाँ से हमको x और y की वैल्यू आ जाएगी और इसी को हम O से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, सरकम सेंटर। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन होंगे तो पूरा मेथड ये होगा सरकम सेंटर फाइंड आउट करने का। ये किसका कंकरेंसी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का कंकरेंसी। तो कंकरेंसी ऑफ, चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये है एक मेथड जिससे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सरकम सेंटर की। इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन वो एंगल्स के टर्म में होता है। एंगल्स में क्या होता है कि अगर हमें एंगल ए बी सी गिवन हो, इफ एंगल ए कॉमा एंगल बी और एंगल सी आर गिवन, तो इनका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। इसको भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ए वेक्टर ए है, ये बी वेक्टर है बी पॉइंट के लिए, और ये सी वेक्टर है सी पॉइंट के लिए। अगर हमें इसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, सॉरी सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, इन सेंटर तो हम निकाल चुके हैं, अभी ओ का कोऑर्डिनेट चाहिए। ओ क्या है, सरकम सेंटर। तो इस ओ का कोऑर्डिनेट का वेक्टर फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, वैसे तो उसमें भी होता है ये 2D में भी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। यहाँ पर चलिए मैं वो भी याद दिला देता हूँ, क्योंकि इससे फिर उसको बनाना इजी हो जाता है। ये ए है, ये बी है x2 y2 और ये सी है x3 y3, और ये ओ है x, y। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, और ये लेंथ जो है हमने a लेट कर ली, ये b है और ये c है। a जैसे वहाँ पर होता था ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a वेक्टर है ना। अच्छा, हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम पहले x1 y1 के टर्म में लिख लेते हैं। तो x1 इंटू साइन 2a, x1 इंटू साइन 2a प्लस y1, x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c, पहले सारे x वाले होंगे, अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और y का सेम ऐसे ही हो जाएगा, बस y1 y2 और y3 हो जाएंगे। तो y1 साइन 2a, y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हो जाएंगे x और y के कोऑर्डिनेट। अगर वेक्टर फॉर्म में हमको देखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, a वेक्टर तो रहेगा ही जो x की तरह काम करेगा, और साइन 2a साइन 2b साइन 2c आ जाएंगे। इन वेक्टर फॉर्म
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ओ के वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर इंटू साइन 2a प्लस बी वेक्टर इंटू साइन 2b प्लस सी वेक्टर इंटू साइन 2c होल डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये बन जाएगा हमारा। तो ये कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की, एक और बात कर लेते हैं फिर आ जाएंगे अपने उसमें। हाँ बेटा। तो थोड़ा सा ऊपर लिखना बाकी। हाँ बस 2 मिनट। ओके। सर थोड़ा सा नीचे करना। हो गया, करें फिर आगे। यस सर। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अगर 2D में बात करें तो ऑर्थो सेंटर निकालने का मेथड किसको पता है बताओ? अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो हमें ऑर्थो सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे बताओ? कुछ याद है कि मैं बताऊँ फिर? ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो ये AD का और ये BE, लेकिन ये कंडीशन है कि ये मीडियन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसको हम बोल सकते हैं कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स।
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट हमको पता है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकलेगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये आ गया स्लोप ऑफ बी सी। अब बी सी के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ए डी है, तो स्लोप ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। ए डी का स्लोप पता चल गया, स्लोप ऑफ ए डी हमको पता चल गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ ए डी फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ ए डी कैसे मिलेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्यों, क्योंकि हमें m पता है, ए डी एम स्लोप ये पता है, और एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1। क्योंकि हम ए डी की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो एक पॉइंट ए से पास कर रही है x1 y1, और स्लोप भी पता है m, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से x और y में एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। बनेगी इक्वेशन x और y में, क्योंकि अननोन ही हमारे पास x और y होगा, बाकी तो सब नोन है ना, x1 y1 m ये सारी वैल्यू नोन है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली जैसे हमने इक्वेशन ऑफ ए डी निकाली है, वैसे ही हम इक्वेशन ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी ई, वो भी x और y में एक इक्वेशन बनने वाली है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तब हमारा जो है वो x और y की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं, h से, कैपिटल H, ये है ऑर्थो सेंटर। तो ये पूरा मेथड होगा। अगर हमें i और j के फॉर्म में दिया हुआ है 2D के फॉर्म में, तो हम उसको x1 y1 लेट कर लेंगे और फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लिया 2i + 3j 4i + 5k 6i + 7k, ऐसे तीनों वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट गिवन है और कहते हैं ऑर्थो सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो पूरा प्रोसेस यही होगा। और चेक करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि जैसे ऑर्थो सेंटर एच हमें पता है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से दो, अगर बी सी का स्लोप पता है तो ए डी का कहो या ए एच का कहो, बात एक ही है, स्लोप तो दोनों सेम हो क्योंकि एक ही लाइन पे है। तो अगर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 की इक्वल है तो इसका मतलब है कि फिर वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। इसी में अगर हमें एंगल्स गिवन होते हैं तो उनके बारे में भी लिख लेते हैं। उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इफ एंगल ए बी सी आर गिवन, अगर ये हमको मिल जाते हैं तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला होता है H = सेम वही है, बस वहाँ पर x1 के साथ जैसे sin 2a sin 2b sin 2c था, इसमें यहाँ पर साइन की जगह पे tan आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, और यहाँ पर y1 के टर्म में आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो ये कंकरेंसी ऑफ क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा हमारा, वेक्टर फॉर्म में बस यहाँ पर ए बी सी वेक्टर और आ जाएंगे, ए वेक्टर इंटू tan a प्लस बी वेक्टर इंटू tan b प्लस सी वेक्टर इंटू tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c हो जाएगी। ए वेक्टर इंटू tan a, बी वेक्टर इंटू tan b और सी वेक्टर इंटू tan c
अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। तो ये कुछ कई सारे फार्मूले थे जो अभी हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे, और ये 2D का एक रिवीजन भी हो गया हमारा, क्योंकि हमें 2D का आइडिया होना ज़रूरी है। कई सारे फॉर्म जो है वेक्टर्स में 2D से डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेट करके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार 2D का भी रिवीजन आपको कर लेना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। आज यहीं तक करते हैं, आप यहाँ तक तैयार करें, फिर क्वेश्चंस इन पे बेस्ड हम लोग अगले टर्म पे करेंगे।